हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एडिटोरियल्स ऑफ द वीक। तो हम 2 क्लासेस लेते हैं एडिटोरियल की हर हफ्ते। तो आज भी हम इसी तरह से 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले रहेगा हमारा दैट इज़ अबाउट द एलिफेंट्स। सो बोत्सवाना को लेके ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ करी गई है दैट इज़ द ट्रॉफी हंटिंग। तो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे थोड़ी सी। उसके बाद जो सेकंड आर्टिकल रहेगा हमारा दैट इज़ अबाउट द आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी। ठीक है, ये जो मॉडर्न दवाइयाँ हैं उसका कंपैरिजन किया है आयुर्वेदा के साथ, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं वो सारी चीज़ें। एंड एक और आर्टिकल रहेगा दैट इज़ अबाउट द इंडो बांग्लादेश रिलेशन, क्योंकि बांग्लादेश में दोबारा से वो आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं इंडिया आउट कैंपेन। बिकॉज आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये कैंपेन चलती रहती है। तो सिमिलरली हैपन इन बांग्लादेश। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। अब देखो होता क्या है, बोत्सवाना ने क्या किया ना, अपनी ट्रॉफ़ी हंटिंग जो है वो दोबारा से स्टार्ट की। और जैसे ही अपनी ट्रॉफ़ी हंटिंग को स्टार्ट करते हैं ना, तो जर्मनी कहता है कि इट इज़ अनएथिकल प्रोसेस, ट्रॉफ़ी हंटिंग से कोई भी कंजर्वेशन नहीं होती किसी भी एलिफेंट, टाइगर, किसी भी एनिमल की। बट बोत्सवाना कह देता है कि फिर 20,000 एलिफेंट्स हम आपके पास भेज देते हैं, ठीक है, सार्केस्टिक वे में। सो इसी वजह से ये आर्टिकल काफ़ी न्यूज़ में था। सबसे पहले बोत्सवाना की लोकेशन देख लो। तो कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है वो भी थोड़ा थोड़ा देख लो। जाम्बिया, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बोत्सवाना। तो इस लोकेशन की बात करी जा रही है। अब देखो यहाँ पे एलिफेंट की पॉपुलेशन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि काफ़ी स्टेबल कंट्री रही है ये इफ़ कंपेयर टू द नेबरिंग वन। ठीक है, सो बोत्सवाना के अंदर आप देखोगे कि जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है दैट इज़ वेरी हाई। नाउ क्या रीजंस हैं कि एलिफेंट की पॉपुलेशन बोत्सवाना के अंदर बहुत ज़्यादा है? एक तो सेफ़ हेवन है फॉर एलिफेंट्स। कैसे है? बिकॉज जो गवर्नमेंट है यहाँ पे काफ़ी स्टेबल रही है और ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। सेकेंड आता है सेफ़ एनवायरनमेंट। अब देखो जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, स्पर्ड मास पोचिंग इन नामीबिया, अंगोला। तो आप देख सकते हो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे अंगोला आ गया, नामीबिया आ गया, ये अनस्टेबल सी कंट्रीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट एलिफेंट ने क्या किया, एक रिवर है दैट इज़ द चोबे रिवर, इसको क्रॉस करना ही बंद कर दिया। तो क्योंकि इनको पता चल गया कि बोत्सवाना जो है दैट इज़ अ सेफर प्लेस। अब देखो ये जो एनिमल्स हैं ना, एलिफेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, ब्रेन साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है और कम ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट होने की वजह से इनको आइडिया लग जाता है कि इस रिवर को क्रॉस करेंगे तो आगे खतरा हो सकता है, इस रिवर के अंदर रहेंगे तो सेफ़ चलेगी चीज़ें। तो इस वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि जो एलिफेंट्स हैं इनको बोत्सवाना जो है वो सेफ़ एनवायरनमेंट लगता है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन पॉलिसी। अब जो बोत्सवाना की गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन पॉलिसीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रखी हैं। जब पोचिंग के इंसिडेंट्स आए थे 2013 के अंदर, तो शूट टू किल, तो बोला गया कि जो भी पोचर दिखाई देता है तो उसको क्या करना है, सीधा मार दो। ठीक है, शूट कर दो एट द स्पॉट। तो इस वजह से जो लोग थे वो डरने लगे फ्रॉम द पोचिंग। उसके बाद बैन ऑन ट्रॉफ़ी हंटिंग। ट्रॉफ़ी हंटिंग क्या होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रॉफ़ी हंटिंग होती है ना, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक शिकारी लेके आती है और उस शिकारी को बोलती है कि तुम हंटिंग कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये पोचिंग वगैरह में इन्वॉल्व था एक टाइम पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे, प्लस जो प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगी फ्रॉम द एनिमल वो तुम रख सकते हो। सो यहाँ पे क्या करवाया जाता है, गवर्नमेंट एक प्रॉपर परमिट के साथ उसको बेच रही है। ठीक है, सो अलाउ कर रही है बेसिकली, दैट इज़ द ट्रॉफ़ी हंटिंग। अब जो बोत्सवाना वाले थे पहले, इन्होंने भी क्या किया था, ट्रॉफ़ी हंटिंग के ऊपर बैन लगा रखा था एंड ऑफिशियल गवर्नमेंट लाइसेंस के तहत ही वहाँ पे हंटिंग करी जा सकती है। देन एलिफेंट पॉपुलेशन इन बोत्सवाना। तो एलिफेंट पॉपुलेशन अगर बोत्सवाना के अंदर देखें 1960s में आप देखोगे तो 10,000 के आसपास थे। ठीक है, और मिड 1990 तक आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन थी वो 80,000 तक इंक्रीज़ कर चुकी थी, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय कंजर्वेशन फ्रंटलाइंस। उसके बाद बोला गया कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं विद लार्ज एलिफेंट पॉपुलेशन इन बोत्सवाना। सबसे पहला आ रहा है दैट इज़ राइज इन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ऑल्दो जो पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग्स की वो कम है, बट स्टिल ह्यूमन की टेरिटरी में ये एनिमल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। देन मीनेस फॉर रूरल कम्युनिटीज़।
काफ़ी बड़ा खतरा बन चुका है, थ्रेट बन चुका है। जो रूरल कम्युनिटी है उनका मानना है कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, पाइप्स वगैरह से यही लोग और यही एनिमल्स उसको पाइप्स को तोड़ देते हैं, उस पानी को ख़त्म कर देते हैं, घर वगैरह को डैमेज कर देते हैं, और जो क्रॉप्स उन्होंने एग्रीकल्चर कर रखा है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो उनके कैटल होते हैं उनको ट्रैम्पल कर देते हैं, इवन कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। अब इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा किसी छोटे एनिमल के ऊपर, इंडीड डेथ जो है वहाँ पे होगी ही। देन लॉस ऑफ हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी। अब जितनी बड़ी पॉपुलेशन एलिफेंट्स की है इसकी वजह से जो बाकी की स्पीशीज़ हैं उनको भी खतरा हो रखा है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल रहा है, हैबिटेट डिग्रेडेशन भी देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो ट्रीज़ को क्या करते हैं, टीयर कर सकते हैं फॉर देयर फॉडर एंड कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो नॉन एलिफेंट वाइल्ड लाइफ है उनको खतरा आ सकता है, उनको बाकी चीज़ों की कमी पड़ सकती है, बिकॉज ये पूरा का पूरा ट्री ही तोड़ देते हैं अपने फॉडर के लिए, अपने फूड वगैरह के लिए। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं एलिफेंट पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए? एक, एलिफेंट की डोनेशन कर दो दूसरी कंट्रीज़ को। तो बोत्सवाना बहुत सारे एलिफेंट्स और कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देता है। कैसे? एग्जाम्पल देख लो। अराउंड 8,000 एलिफेंट जो हैं वो अंगोला को दिए गए थे। 2022 में 500 एलिफेंट मोज़ाम्बिक को दिए गए थे। इस तरह से डोनेशन चलता रहता है। लिफ्टिंग बैन ऑन ट्रॉफी हंटिंग। जब लगता है कि जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, तो जो बैन लगा है ट्रॉफी हंटिंग के ऊपर सिंस 2019 उसको उठा दिया जाता है। अभी दोबारा से बैन हटा दिया गया है, लास्ट टाइम 2019 में हटाया गया था। बेनिफिट्स ऑफ लिफ्टिंग द बैन, क्या फ़ायदा होता है? तो ये ना सिर्फ लिमिट करता है नंबर ऑफ एलिफेंट बट ऑल्सो बूस्ट द लोकल इकॉनमी विद द हंटर्स के साथ जो बेसिकली पोचिंग के लिए आए होते थे एक टाइम पे, उनके साथ मिलके रेवेन्यू भी जनरेट कर लेते हैं। इवन बाहर की कंट्रीज़ जब चाहती हैं कि उनके पास भी एलिफेंट्स आ जाएं तो वहाँ पे अराउंड $50,000 तक मिल जाते हैं फॉर ईच एलिफेंट किल्ड गवर्नमेंट को। ट्रॉफी हंटर्स क्या करते हैं? 250 मिलियन इंजेक्ट करते हैं इनटू साउथ अफ्रीका इकोनॉमी ईयरली एंड सपोर्ट 17,000 जॉब्स। तो ये जो ट्रॉफी हंटर्स होते हैं इतना जो इनकम है ये जनरेट कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी में। अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ट्रॉफी हंटिंग के? एक तो स्पीशीज़ को भी बेनिफिट रहता है, दूसरा कंजर्वेशन एफर्ट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी रहते हैं। सबसे पहले अगर देखें बेनिफिट्स क्या क्या हैं स्पीशीज़ के लिए, तो अथॉरिटी हैव आल्सो आर्ग्यूड दैट रेगुलेटेड ट्रॉफी हंटिंग अल्टीमेटली हेल्प द स्पीशीज़ दैट हंटर्स टारगेट। ठीक है, एक तो ये बोल दिया गया कि जो अथॉरिटी आर्ग्यू करती है कि जो रेगुलेटेड ट्रॉफी हंटिंग होती है अल्टीमेटली स्पीशीज़ को हेल्प करती है दैट हंटर्स टारगेट। हेल्प इन कंजर्वेशन एफर्ट, गवर्नमेंट कैन यूज़ द रिच हंटर्स को यूज़ करती है मनी फॉर कंजर्वेशन एंड शेयर प्रॉफिट विद लोकल कम्युनिटीज़ विच कैन प्रिवेंट हैबिटेट लॉस एंड बेटर प्रोटेक्ट एनिमल्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। 8 की अफ्रीकन कंट्रीज़ के ट्रॉफी हंटर्स कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 0.03% ऑफ जीडीपी। कॉन्क्लूजन क्या निकल के आता है? अगर कंट्रीज़ को बैन करना है ट्रॉफी हंटिंग, देन उनको कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स भी निकाल के लाना पड़ेगा रेवेन्यू का, जिसमें $100 of millions जनरेट हो सके पर ईयर। बैनिंग थिंग्स विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस इज एक्चुअली क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम टू द स्पीशीज़। दूसरा आर्टिकल देखेंगे अबाउट द आयुर्वेदा और एलोपैथी। 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक केस फाइल करा था पतंजलि के अगेंस्ट। बाबा रामदेव ने बेसिकली क्या बोला था कि एलोपैथी की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया है अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। इवन कई लोगों की डेथ भी होगी बाय टेकिंग दीज एलोपैथिक प्रोडक्ट। सो ये इस वजह से न्यूज़ में चल रहा था। तो पतंजलि की एडवर्टाइजमेंट क्या क्लेम करती हैं वो भी फाइल करा गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी अगेंस्ट एलोपैथी। बाबा रामदेव ने बोला कि ये तो बिल्कुल स्टूपिड और बैंकरप्ट साइंस है और लैक ऑफ पीपल मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द एलोपैथिक पिल्स। जो आज की मॉडर्न हम मेडिसिन नहीं यूज़ करते, पैकेट में आती हैं प्रॉपर कैप्सूल्स, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बोला कि ये तो इनकी वजह से तो डेथ हो रही है बहुत सारे लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी तगड़ा एक्शन लिया और बाबा रामदेव को अपॉलॉजी भी करनी पड़ी, इन कोर्ट माफ़ी मांगनी पड़ी। एलोपैथी के बारे में अगर देखें तो ये जो टर्म थी इसको कॉइन किसने किया था? तो सैम्यूल हैनेमन ने इसको कॉइन करा और ये फाउंडर भी हैं किसके? होम्योपैथी के। 1810 के अंदर ये टर्म एलोपैथी उन्होंने सजेस्ट करी। इनका मानना था कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी क्रूड होता है, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे सर्जरी भी अलाउ होती है और जब सर्जरी होती है तो खून भी निकलता है। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है कि जितनी पॉसिबल हो उतना कम कट लगे एंड ब्लड जो है वो कम से कम निकले। तो अगर किसी भी डिजीज़ या इलनेस को
ख़त्म करना है देन यू विल सी कि यहाँ पे सर्जरीज भी चलती हैं। जेनेसिस ऑफ कन्फ्रंटेशन होती है आयुर्वेदा और एलोपैथी, एक डिबेट छिड़ जाती है इंडिया के अंदर 16th सेंचुरी में ही। हुआ क्या था, पोर्टुगीज़ आते हैं, आपको पता है पोर्टुगीज़ आए थे इंडिया के अंदर, ठीक है, और यहाँ से ब्लैक पेपर लेके जा रहे थे, बट क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स फैला इंडिया के अंदर, तो वहाँ से एलोपैथिक डॉक्टर भी आए कुछ जो पोर्टुगीज़ के थे, और जब वो आते हैं तो स्मॉल पॉक्स को उन्होंने सक्सेसफुली ट्रीट कर दिया, और इस वजह से क्या हुआ, जो एलोपैथी थी वो आयुर्वेदा को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लगी। अब करंट स्टेट देखोगे एलोपैथी की अगर इंडिया के अंदर, तो नंबर ऑफ़ एलोपैथिक डॉक्टर्स इन इंडिया, ओवर 12 लाख डॉक्टर्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो कि अब्रॉड में प्रैक्टिस कर रहे हैं अबाउट द एलोपैथी। उसके बाद लाइफ सेव्ड बाय एलोपैथी, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलोपैथी अराउंड 20 लाख पीपल इन इंडिया एवरी ईयर सेव करता है। कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं एलोपैथी की, जैसे कि लैकिंग सॉल्यूशन, इम्प्रूवमेंट तो हो रही है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, बट स्टिल एलोपैथी के अंदर हम देखेंगे कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी मिल जाते हैं देखने को, ठीक है, कुछ डिजीज़ भी आ जाती हैं बाय प्रोडक्ट, तो उन चीज़ों पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है। हाई कॉस्ट, बिगेस्ट प्रॉब्लम जो एलोपैथी की रहती है वो यही रहती है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्टिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर चला जाता है, और इंडिया जो है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, पॉवर्टी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिल जाती है, सो वी कांट अफोर्ड दिस मच ऑफ हाई कॉस्ट। देन शिफ्ट फ्रॉम एलोपैथी, हाउएवर बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स देखने को मिल जाती हैं एलोपैथी की, बट स्टिल जो लोग हैं अब देखा जा रहा है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे कि आयुर्वेदा और योगा की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद मेडिकल नेग्लिजियंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2.6 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड मरे थे बिकॉज ऑफ द मेडिकल मिस्टेक्स। राइज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, शॉर्टकमिंग ऑफ एलोपैथी, इसकी शॉर्टकमिंग क्या क्या है एलोपैथी की, वही चीज़ बताई गई है कि आयुर्वेदा और अदर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पॉपुलर वर्ल्ड वाइड स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19। अब क्या क्या शॉर्टकमिंग देखने को मिली, अब जब कोविड-19 आता है तो आयुर्वेदा काफ़ी चमक जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग योगा, एंड इसकी वजह से एलोपैथी से थोड़ा सा भरोसा उठा लोगों का, दे फाइनली ट्राई टू शिफ्ट टुवर्ड द आयुर्वेदा। उसके बाद ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की डिमांड ओरिजिनेट करती है, जब एलोपैथिक डॉक्टर्स और जो बेड्स थे उनके हॉस्पिटल्स के अंदर वो कम पड़ गए, तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की डिमांड एकदम से इंक्रीज़ करी। इकोनॉमिक ग्रोथ, आज के टाइम पे अगर देखें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन और वेलबींग जो है वो इकोनॉमी को रेज कर रहे हैं अप टू $1.5 ट्रिलियन। इसके बाद कंसर्न्स क्या क्या हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के, एक तो लैक ऑफ नॉलेज, बिगेस्ट मार्केटिंग क्लेम है ट्रेडिशनल मेडिसिन का कि ये जो मेडिसिन हैं इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जबकि ये एक मिथ है। रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर दैट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हैवी मेटल्स होते हैं इनके अंदर, लीडिंग टू कैंसर डिटेक्शन इन मैनी पीपल, कैंसर डिटेक्शन हुई है बहुत सारे लोगों में। फॉर एग्जांपल रिसेंटली सम पीपल डाइड इन अहमदाबाद आफ्टर कंज्यूमिंग, ये अहमदाबाद का केस है, आयुर्वेदिक सिरप इन्होंने कंज्यूम किया था। अब देखो यहाँ पे ये एक तो इन्होंने मिथाइल अल्कोहल ऐड कर रखा था इसके अंदर, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल ऐड कर रखा था, सो यहाँ पे आयुर्वेदा का नाम तो ख़राब हुआ, बट प्रोडक्ट इसके अंडर थी, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है आयुर्वेदिक सिरप। ऑल्दो जो कंपनी है वो क्लेम कर रही थी कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बट जब बाद में रिपोर्ट्स आती हैं, लैब रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसके अंदर मिथाइल अल्कोहल था। मिथाइल अल्कोहल की वजह से हुज ट्रेजेडी देखने को मिलती है, फाइनली डेथ हो जाती है, बिकॉज ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, दैट इज़ द फॉर्मिक एसिड इनसाइड द बॉडी, जो कि हमारे सेल्स को डैमेज कर देता है और पर्सन की वहाँ पर डेथ हो जाती है। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्री जैसे कि यूएस एंड ऑल ये बोलते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन होती नहीं, दे डोंट रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल मेडिसिन, और उसको बोलते हैं कि ये मेडिसिन नहीं हम बोल सकते, इनको फूड सप्लीमेंट बोल सकते हैं। एब्सेंस ऑफ रिसर्च एंड प्रूफ, ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर स्ट्रॉन्ग रिसर्च और क्लिनिकल प्रूफ की कमी देखी गई है। एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं उनके रिगरस ट्रायल्स होते हैं, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, तब जाके जो है मेडिसिन को अप्रूवल मिलता है। लैकिंग स्टैंडर्डाइजेशन, अब यहाँ पे ना स्टैंडर्ड और प्रोसीजर नहीं देखने को मिलता, जो आपकी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है, एक प्रोसीजर ही नहीं है। अब जैसे बाकी के प्रोसीजर है, कैंसर का जब ट्रीटमेंट चलता है तो एक प्रोसीजर होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी कीमोथेरेपी शुरू होगी, तो एक प्रोसीजर होता है, बट आयुर्वेदा के अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं देखा गया है, तो यूनिफॉर्मिटीज़ ही नहीं देखने को मिलती। कमर्शियलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो एलोपैथी है इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कमर्शियल नेचर के लिए, तो
एलोपैथी के साथ साथ हर्ष ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हैं उनको भी क्रिटिसाइज मिलता है, देखने को मिलता है कि वो भी कमर्शियल हो चुके हैं नेचर में। फॉर एग्जांपल लार्ज आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज आप देखोगे और रिसर्च जो है काफ़ी कम मिलेगी और चार्जेस जो हैं वो काफ़ी हाई मिलते हैं। स्कैम्स हैव बीन ऑब्जर्व वेयर कैंसर पेशेंट्स आर सोल्ड एक्सपेंसिव आयुर्वेदिक मेडिसिन विद नो प्रूवन इफेक्टिवनेस, और इफेक्टिवनेस कुछ नहीं मिलती एंड प्राइस होता है अराउंड 10 टाइम हायर। Misleading advertisements. Supreme Court has reprimanded the Patanjali and the government for this issue. तो पतंजलि पे यही क्लेम था कि आपने फेक एडवर्टाइजमेंट की है। कोविड-19 के टाइम पे भी तो इन्होंने एक किट लाई थी और बोला था कि ये है कोविड-19 का इलाज, पूरा कि इलाज आ चुका है एंड लाइक दैट। तो बोला गया कि इनकी एडवर्टाइजमेंट ये भी फेक क्लेम करती है कि जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जिनको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है जबकि क्योर नहीं किया जाता, बट पतंजलि ने ये क्लेम कर दिया था कि ये क्योर हो सकता है। ठीक है, सो इट वॉज द फेक क्लेम। मेकिंग मिसलीडिंग क्लेम अबाउट ड्रग्स इज क्रिमिनल ऑफेंस। अब देखो, अगर मिसलीड करते हैं ना कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होगी, आयुर्वेदिक कंपनीज होगी, किन्हीं भी लोगों को अगर ये मिसलीड करने की ट्राई करते हैं कि ये जो ड्रग है ये आपको पूरा ये जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो रखा है उससे क्योर कर सकती है, तो उसके लिए इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 के तहत एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945। फेलियर देखा गया है गवर्नमेंट का टू टेक एक्शन। ये माना जाता है कि गवर्नमेंट ने ही स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिए हैं इन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से फॉल्स एडवर्टाइजिंग केसेस देखने को मिलते हैं। आयुष के अकॉर्डिंग, आयुष मिनिस्ट्री, तो आयुर्वेदा, योग, यूनानी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। फॉल्स एडवर्टाइजिंग केसेस जो हैं वो रेज कर चुके हैं 2018 में, जहाँ पे 411 के आसपास थे। अभी 2022 में देखोगे तो 25,657 देखने को मिलेंगे इन 2002। तो ये क्वेश्चन यू कैन ट्राई। उसके बाद ओके, सो ये एलिफेंट से रिलेटेड थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे ऐड करनी थी, थोड़ा आगे लग गई पिक्चर। एनीवेज, एलिफेंट की जो कम्युनिटी होती है ना वो मैट्रियार्कल होती है। यहाँ पे देख लो दोबारा से कैसे होती है मैट्रियार्कल, बिकॉज वहाँ पे जो सबसे एल्डर फीमेल होती है ना, सबसे एल्डर फीमेल एलिफेंट, वो डोमिनेट करती है, वो पूरी उस कम्युनिटी को चलाती है, सो मैट्रियार्कल मिलती है। वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है 12 अगस्त को। जेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी का जो पूरा पीरियड चलता है वो चलता है फ्रॉम 22 मंथ्स। कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हैं, उसके बाद आसम में मिल जाते हैं, आसम के बाद केरला में मिल जाते हैं। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट का अगर IUCN स्टेटस देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट का स्टेटस देखें एंडेंजर्ड है। एशियन एलिफेंट का देखें तो एंडेंजर्ड है। इसके बाद जो तीसरा केस है या स्टडी है, एनालिसिस है एडिटोरियल की, दैट इज़ अबाउट द एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स राइजिंग इन द बांग्लादेश के अंदर क्या किया जा रहा है कि इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बायकॉट किया जा रहा है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंडिया का, अब पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन द फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश। क्या क्या रहता है, जैसे बांग्लादेश ने हमेशा इंडिया को क्रेडिट दिया है अपनी इंडिपेंडेंस और उनकी एग्जिस्टेंस के लिए। आपको पता है पहले पाकिस्तान के 2 रीजन्स थे, यहाँ वाले को बोल देते थे ईस्ट पाकिस्तान और इधर बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ से यहाँ तक जाना आना इंडिया को भी डिस्टर्ब कर रहा था कहीं ना कहीं, और ऊपर से जो ये वेस्ट पाकिस्तान था ये काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटी कर रहा था विद द ईस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो जाती है, जहाँ पे इंडिया ने काउंटर किया था पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और इवन यूरोप को, टू फ्री बांग्लादेश फ्रॉम द पाकिस्तान ऑप्रेस्ड रिजीम। आपको पता है उस टाइम पे बहुत सारे रेप केसेस देखने को मिले थे, जो भी दिखता था इनको वहीं पे मार दिया जाता था। सो दैट वाज ह्यूज एट्रोसिटिक कंडीशन। सो उस वजह से 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग बांग्लादेश इंडिपेंडेंस, तो इंडिया जो थी वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को बोला कि इट्स अ सॉवरेन नेशन। इंडिया का सपोर्ट रहता है बांग्लादेश की सॉवरेंटी के लिए। डिपेंडेंस थी इंडिया के ऊपर, बांग्लादेश अभी भी डिपेंड है इंडिया के ऊपर फॉर इट्स सॉवरेंटी। फॉर इंस्टेंस इंडिया का जो प्रोटेक्टेड बांग्लादेश, इंडिया ने ही प्रोटेक्ट किया था बांग्लादेश की सॉवरेंटी बाय बीइंग द फर्स्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट शेख हसीना टू गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग लेजिटिमेसी टू द इलेक्शन। अभी इलेक्शन हुए बांग्लादेश के अंदर तो बहुत सारे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, इंक्लूडिंग जो अपोजिशन है शेख हसीना गवर्नमेंट के, दैट इज़ द बांग्लादेश नेशनल पार्टी, तो वो अपोज कर रहे थे। इवन बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस भी अपोज कर रहे थे। बट जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है शेख हसीना को इंडिया की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल जाती है। इसका मतलब है कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिए उनके इलेक्शंस। सो
वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी फिर ज़्यादा अपोजिशन नहीं दिखाई। सैंक्शनिंग ऑफ बांग्लादेश ऑफिशियल बाय वेस्टर्न नेशन। रिसेंट बांग्लादेश इलेक्शन हुए जहाँ पे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री काफ़ी अपोज कर रही थी और इवन बांग्लादेशी ऑफिशियल्स को सैंक्शन भी किया। बाइकआउट ऑफ अपोजिशन इन इलेक्शन एंड बांग्लादेश। अब जो अपोजिशन पार्टी है दैट इज़ बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उन्होंने अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया और बाइकआउट करने को बोला इलेक्शन को। इन बिकॉज रिजल्ट क्या आया था, ओनली 40% वोटर टर्नआउट। एप्रीहेंशन देखने को मिला बांग्लादेश के अंदर। जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है दे फियर द वेस्टर्न कंट्रीज वुड रिजेक्ट द रिजल्ट। अब बांग्लादेश गवर्नमेंट को डर तो था कि क्या पता वेस्टर्न कंट्रीज़ उनके रिजल्ट्स को बाइकआउट कर दें। आफ्टर मेथ ऑफ इंडिया सपोर्ट वेस्टर्न कंट्री वर फोर्स टू एक्सेप्ट द इलेक्शन रिजल्ट ड्यू टू इंडिया सपोर्ट। इंडिया सपोर्ट से ये इलेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब क्या क्या रीजंस हैं इंडिया आउट कैंपेन के, तो प्लॉय टू गेन पावर। अब देखो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे, श्रीलंका, ऊपर नेपाल वाला हिस्सा, भूटान को छोड़ दो, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की भी अपनी स्टोरी है दैट वी विल सी। यहाँ पे आ गया बांग्लादेश, यहाँ मालदीव्स का भी देखा। तो इंडिया आउट कैंपेन चली रहती है क्योंकि एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि इंडिया की एक तो जोग्राफी भी ज़्यादा है, ऊपर से डेमोग्राफिक डिविडेंड भी ज़्यादा है, तो कल को ये हमें रूल ना कर दे, ठीक है, पावरफुल ना बन जाए यहाँ पे। इवन इंडिया भी तो करता है पाकिस्तान को बायकॉट करने की जब इलेक्शंस आते हैं। सो सारी जगह पे होती हैं ये चीज़ें, सो इट्स नॉट एन इशू। पर यहाँ पे अभी बांग्लादेश की तरफ से क्या है, नेगेटिव सेंटीमेंट डिप्लॉय करे जा रहे थे इंडियंस के अंदर इंडिया के अगेंस्ट टू रिगेन द पावर, जैसे कि मालदीव्स में हुआ। इनका मानना है कि अगर हसीना गवर्नमेंट को हमें रिमूव करना है तो इंडिया की जो डोमिनेंस है बांग्लादेश के अंदर दैट मस्ट बी रिड्यूस्ड एंड दस अडॉप्टेड द इंडिया आउट कैंपेन फ्रॉम मालदीव्स। हिस्टोरिक ऑपोजिशन अगर देखें तो क्या है, तो एक BNP दैट इज़ बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनती है और ये इंडिया को हिस्टोरिकली सिंस 1975 में एक डिक्टेटर हुआ करते थे ज़ियाउर रहमान, इन्होंने ये पार्टी बनाई थी, तभी से ये अपोज कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया आउट कैंपेन की नारे लगा रहे हैं। ऑल्दो जो बांग्लादेश की डिपेंडेंसी है इंडिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इंडिया कॉटन प्रोड्यूस करेगा, भेज देगा बांग्लादेश में, बांग्लादेश उसके कपड़े बना के इंडिया में वापस भेजेगा। सो हमने बेसिकली कॉटन यहाँ पे दिया, बेचा, पर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा महंगी आ रही है। ऑल्दो हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, इंडिया जो है सरप्लस में है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट स्टिल बांग्लादेश की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के ऊपर। इसके बाद नेगेटिव इमेज एंड पब्लिसिटी। नेगेटिव इमेज है इंडिया की अमंग द बांग्लादेश देशेस ड्यू टू इंडियाज़ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लॉज एंड सेंटिमेंट अगेंस्ट द बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इन आसम। तो इनके अगेंस्ट भी इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है ऑन द इंडियन आउट कैंपेन। एक तो क्लेम्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बिल्कुल इस कैंपेन को रिजेक्ट कर दिया, स्टेटिंग कि इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है चाइना का इन्फ्लुएंस से डरने की। प्रोपेगेंडा ड्रिवन बाय फॉरेन एंटिटी। इंडिया आउट कैंपेन वॉज primarily driven by foreign entities and only visible online, lacking wide participation from Bangladeshis। अब बांग्लादेश के अभी ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, ये सिर्फ ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा। पब्लिकली लोग इतने ज़्यादा एकमलेट नहीं हुए हैं जितना ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। बेसलेस एक्यूजेशन, ये जो एलिगेशन लगे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से अगेंस्ट इंडिया, पूरी की पूरी तरह से बेसलेस हैं। जैसे कि बाकी कंट्रीज़ हैं चाइना और रशिया, दे आर ऑल्सो सपोर्ट, इन्होंने भी इवन सपोर्ट किया इलेक्शंस के रिजल्ट्स को। सो एक्यूजेशन जो है यहाँ पे बिल्कुल यूजलेस है, बेसलेस है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा बाइकॉटिंग इंडिया। तो अगर इंडिया को बाइकॉट कर देते हैं ना तो इससे अल्टीमेटली बांग्लादेश ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, बिकॉज उनका जो टेक्सटाइल सेक्टर है पूरी तरह से इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है और इवन 9% जो GDP है उनकी वो टेक्सटाइल सेक्टर से ही आती है। और 70% बांग्लादेशी वीमेन जो हैं जो साड़ीज़ पहनती हैं दे आर इंडियन मेड एंड डिपेंड्स ऑन द इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट। सॉरी, जो कॉटन है वो इंडिया से आती है, फिर जाके उनकी जो साड़ी बनती है वो 70% जो बांग्लादेशी वीमेन है वो वही पहनती हैं। सो अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे कि इम्पैक्ट हो सकती हैं। लॉस ऑफ टैरिफ कंसेशन, बांग्लादेश विल ग्रेजुएट फ्रॉम द, अब देखो टाइम आ चुका है, 2024 चल पड़ा है, 2026 तक ये बोला गया है कि जो बांग्लादेश है वो उसमें आप देखोगे कि क्या होगा कि लीस्ट डेवलप कंट्री से क्या होगा, लिस्ट बाय 2026 तक देखेंगे कि लीस्ट डेवलप कंट्री से क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे और एक तरह से डेवलपिंग नेशन की तरफ चल पड़ेंगे। तो लूजिंग टैरिफ कंसेशन मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस ट्रेड विद इंडिया। हाई इन्फ्लेशन देखी गई है बांग्लादेश के अंदर, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है असेंशियल गुड्स को टू बांग्लादेशी एंड स्टॉपिंग एक्सपोर्ट कुड कॉज 35% इन्फ्लेशन इन बांग्लादेश।
जिसकी वजह से बांग्लादेश का इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल सकता है रिड्यूसिंग। ठीक है, सो बायलैटरल डिसएग्रीमेंट देखा गया है, इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि वन साइडेड ट्रेड देखा जाता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल सकता है फॉर बांग्लादेश एंड द ऑनगोइंग तीस्ता रिवर इशू। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, चाइना का एलिजिड कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द कैंपेन टू रिड्यूस इंडियाज डोमिनेंस इन बांग्लादेश एंड इंक्रीज इट्स ओन इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर जाएगा, अल्टीमेटली उनका जो फिर रहता है डेट ट्रैप, उसमें फंसेंगे। एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश, इंडिया जो है वो 1160 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसकी वजह से एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, सिक्योरिटी रीज़न आते हैं, इंडिया इग्नोर नहीं कर सकता कैंपेन को, as Bangladesh is crucial for India's security. Connectivity issue, India depend है चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर for connectivity to its north eastern region requiring good relation with Bangladesh. North east security, ongoing unrest in Manipur is partly due to assistance provided to Kuki militants from Bangladesh. Challenges in countering China, India ने already face करी हैं problem countering the China's heavy financial and strategic presence in South Asia. India can't allow Bangladesh to become the next Maldives. So चिकन कॉरिडोर की आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो। चाइना का क्या रोल है और रीजनल इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। चाइनीज़ कैंपेन देखें अगर अगेंस्ट इंडिया, द कैंपेन इज सीन एज पार्ट ऑफ द इंडियाज़ एफर्ट टू रिड्यूस इंडियाज़ इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया एंड इंक्रीज इट्स ओन। इनरोड बाय चाइना, चाइना ने ऑलरेडी इनरोड्स बना रखे हैं श्रीलंका के अंदर, मालदीव्स के अंदर, और इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है ऑलरेडी। बेनिफिट्स क्या क्या हैं इंडिया की प्रेजेंस के, अमेरिकन रिपोर्ट सजेस्ट करती है साउथ एशियन कंट्रीज़ को बेनिफिट करने के लिए फ्रॉम इंडियाज़ प्रेजेंस एज एविडेंट इन श्रीलंका, जहाँ पे इंडिया प्रोवाइड करता है most help during the China-induced crisis. South Asian countries can effectively handle China only if India's presence remains strong in their countries. To preserve long-term viability of India-Bangladesh alliance, both governments must prioritize fostering confidence and collaboration through diplomatic initiative and direct interaction with the people. So that's all about the 3 topics of the day. Thank you everyone. If you like the video, do like and share. Till then, bye bye, take care, thank you and have a nice day.